उनका क्या, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनका इस साल रह गया, फिर से वो स्टार्ट करेंगे जर्नी? मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको खुद को सेल्फ डाउट नहीं करना है। लास्ट ईयर जब मेरा 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, 1:56 पे मैं लाइब्रेरी में था और रिज़ल्ट आया, तो वो सारी चीज़ें जितने दिन से हम पूरी तरीके से बिखर चुके होते हैं, वो सारे सपने टूट चुके होते हैं। लेकिन मुझे याद है कि वापस 4 बजे 1:56 पे रिज़ल्ट आने के बाद 4 बजे मैं लाइब्रेरी में वापस चला गया था अपनी पढ़ाई करने, कि क्योंकि 22 अप्रैल के बाद 25 मई को आपका प्रीलिम्स होगा और आपको समय नहीं मिलता है कि आप दुःख मना सकें। अगर आप दुःख मनाने जाएँगे तो आपको वापस फेल होंगे और आपकी सारी जर्नी खत्म। वो आपका किस बोर्ड में था? मेरा इंटरव्यू अनुराधा मैम के बोर्ड में था। जी। कैसा था बोर्ड का व्यवहार, कैसा था? बोर्ड का व्यवहार तो बहुत अच्छा रहा। अनुराधा मैम बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट। एसए के लिए आपने क्या था, निबंध लेखन के लिए क्या कहेंगे, जो कि हिंदी पश्चिमों के विद्यार्थियों के और लिए? मेरे पिताजी साथ में हैं और मुझे याद है कि आज तक किसी भी चीज़ के लिए मतलब किसी भी जो भी हमने बचपन से मांगा होगा, आज तक किसी भी चीज़ के लिए पिताजी ने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं हो सकता है, जबकि पिताजी की नौकरी नहीं रही और वो एक किसान परिवार से हैं। लेकिन फिर भी मैंने दृष्टि जैसे संस्थान में पढ़ा और वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो एक बच्चा कर सकता था वो सारी चीज़ें जिस तरीके से मैनेज हुई होंगी, और आज तक हमें नहीं पता कि मतलब पापा कैसे मैनेज करते हैं, कभी हमसे वो समस्याएं डिस्कस नहीं हुई और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ हूँ। जिस घड़ी का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और इनका लाल जो है आज वापस घर पे आया है। पूरे देश में जो रैंक आई है 508 आदित्य सिंह के घर पे हैं और उनके पिताजी हैं। और अभी देखिए दिन भर की थकान के बाद वापस जो है घर पे आए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। थैंक यू सर। ठीक है, कैसा लगा है आज लोगों का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों की मेहनत का जो है जी परिणाम जी है। जी जी जी। तो क्या कहेंगे आज इस खुशी के मौके बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी मेहनत की बेटे ने, पे? जिसका आज फल मिला है। ठीक है। आप लोग कमेंट कर रहे थे काफ़ी लोग, तो आज फाइनली आ चुके हैं। आप बीच में आइए, मम्मी पापा के बीच में थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा उधर। हाँ, आप उधर चलिए थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा नज़दीकी होगी, आसानी होगी। और यही है वो आदित्य सिंह जिसकी मैं बात कर रहा था पिछली वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से भी मुखातिब कराऊँ और आप लोग भी जानें इनके बारे में। तो सबसे पहले आपने तो इंटरव्यू दे के आ गए हैं, अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए ताकि मुझे कुछ न लोगों को बताना पड़े। मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िले में एक ये मेरा गांव है लालपुर गौहर, और मैंने अपनी सारी स्कूलिंग यहीं पास में श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर से की है। और ये यूपीएससी में मेरा दूसरा प्रयास था और दूसरा ही इंटरव्यू था, और इस बार मेरी 508 रैंक आई है। और आज मैं 6 तारीख को रिज़ल्ट आने के बाद 3-4 दिनों बाद अपने घर आया हूँ। और जिस तरीके से पूरे गांव के लोगों ने, पूरे जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे आसपास के क्षेत्र के लोगों ने जिस बेहतर ढंग से मेरा स्वागत किया है, उनका जो मेरे प्रति प्रेम है और जो लगाव है, वो देखकर आज वो सारी जो संघर्ष थे और वो जो जितने भी ये जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें आज लगती हैं कि कुछ तो अच्छा किया, कि सारे इतने लोग कि आज मेरे ऊपर कम से कम प्राउड फील कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पहला प्रयास कहाँ तक आपका सफल था? पहला प्रयास अगर देखते हैं सर, तो सफल मेरे अकॉर्डिंग तो था, क्योंकि जिस एक तरीके से मैं गांव से आता हूं और मुझे यूपीएससी का भी उस समय उतना नहीं पता था। तो अपने पहले अटेम्प्ट में जिस तरीके से मैंने प्रीलिम्स किया, मेंस किया, लेकिन इंटरव्यू में मेरे कम मार्क्स थे, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार सबकी दुआएं रही, सबकी कृपा रही, भगवान की कृपा रही, शिव गुरु की कृपा रही कि अगर इस बार रिज़ल्ट में मेरा उसी पीडीएफ में नाम दिखा। और मैं ये ज़रूर एक बात जो हमेशा कहता हूँ कि जिन बच्चों का नाम नहीं दिखा होगा, उन जो 1700 बच्चों का नाम पीडीएफ में नहीं दिखा होगा, उनके लिए उनके टैलेंट में, उनके जो संघर्ष हैं, उनके जो त्याग हैं, वो मुझसे कम नहीं रहे होंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि मेरे ये गाँव वाले, मेरे रिश्तेदार और मेरे जो अपने हैं, उनका जो मेरे प्रति प्रेम था, उनकी जो दुआएँ थी, उसी का असर है कि आज मैं उस फाइनल लिस्ट में बना पाया हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है। और मेरे गाँव और जिस तरीके से भगवान प्रभु की, मेरे आराध्य की कृपा रही है, तो उसी का परिणाम है कि मैं आज आप सबके सामने हूँ। मीडियम क्या था आपका? मेरा मीडियम सर हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम। जी। ठीक ठीक। ये बताइए ऑप्शनल क्या था? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था। हिस्ट्री था। जी।
और दूसरा ये प्रयास था। हाँ, दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में तो आपने बताया ही है कहाँ तक आप पहुँचे, प्रेरणा कहाँ से मिली? ये सारी प्रेरणा जब आप इस गांव में आए होंगे तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि गांव की इतनी सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का जब हम समाधान देखते हैं कि कोई भी एक सिविल सर्वेंट आता है, वो जिस तरीके से गांव में जो भी किसान हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम को, सड़कों की प्रॉब्लम को जिस तरीके से वो सॉल्व कर पाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जब आसपास हम देखते हैं तो लगता है कि हम भी अगर उस पद पर जाते हैं तो उस तरीके से लोगों की मदद कर पाएंगे। और इवन मैं चूँकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, तो यहाँ पर एक जो सिविल सर्वेंट है, जो IAS सर्विसेज हैं, इसको लेकर के एक क्रेज़ है कि हम अगर इसमें शामिल होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक देश सेवा, समाज सेवा और खुद के जो आसपास के लोग हैं वो आपके ऊपर प्राउड कर सकें। आज जब मैं देखता हूँ कि वो सारे पेपर में आज मेरे ज़िले का नाम, मेरे गांव का नाम आता है, तो मैं खुद को प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम किया कि मेरे गांव के लोगों को मुझ पर गर्व फील हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। सीसैट के लिए क्या कहेंगे, जो कि हिंदी पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के लिए है, उसके लिए क्या? सीसैट चूँकि मैथ और रीजनिंग में अगर हम देखते हैं तो जो ह्यूमैनिटी वर्ग से आते हैं उनके साथ समस्या ये है कि उन्होंने मैथ की एक लंबे समय से प्रैक्टिस छोड़ रखी है, और हिंदी मीडियम में जो प्रीलिम्स कम बच्चों के निकलने का जो सबसे बड़ा रीज़न ये है वो सीसैट सामने आता है। तो सीसैट के लिए हम एक ही चीज़ कहूँगा, क्योंकि मेरा तो PCM बैकग्राउंड है, मैंने साइंस और मैथ से ही पढ़ा है 12th तक, तो इस वजह से मुझे कभी उतना इशू नहीं हुआ। लेकिन आप पहचानिए कि अगर आपको मैथ में इशू है, आपको सीसैट में इशू आ रहा है, तो आप लगभग जनवरी से ही शुरू कर दीजिए ताकि आप 5 महीने लगातार उसकी प्रैक्टिस कर सकें। ढेर सारी टेस्ट लगाइए और खूब मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप उसको किसी भी चीज़ को मना करते हैं कि ये मेरा कमज़ोर है, तो UPSC कभी अपने सिलेबस को नहीं सरल करने वाला है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, आपको मैथ लगाना सीखना होगा ताकि आप उन समस्याओं को सॉल्व कर सकें। केवल ये कहना कि हिंदी मीडियम के साथ UPSC पार्शियलिटी कर देती है, हिंदी मीडियम उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, ये UPSC को ब्लेम देने जैसा है कि आपने उस पर ब्लेम दे दिया और खुद का पल्ला झाड़ लिया। अगर आपको UPSC में सिलेक्शन चाहिए तो UPSC नहीं सुधार करेगी खुद में, आपको खुद में सुधार करना हो। तो आप मैथ सीखिए, सीसैट की खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करिए ताकि आप भी उसको क्वालिफाई करें और आगे बेहतर काम कर सकें। मेंस में एक पेपर है एथिक्स, इसके लिए बड़ा कन्फ्यूजन लोगों में बना रहते हैं, तो क्या स्टडी के लिए क्या करें? एथिक्स जो नैतिकता का पेपर है, और एथिक्स में मेरे लास्ट ईयर 126 मार्क्स थे कि हिंदी मीडियम में एक बहुत अच्छा नंबर था। तो ये इस नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी को लगता है कि हिंदी मीडियम में पार्शियलिटी होती है, तो एथिक्स में मेरे 126 थे, अगर पार्शियलिटी होती तो 126 नहीं आती। और इस बारे में मैं एक चीज़ जो क्या, जब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि आपके इतने नंबर क्यों आए नैतिकता में, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैंने नैतिकता केवल पढ़ी नहीं है, मैंने नैतिकता के साथ जीता हूँ। कि आखिर केवल एक बेहतर, अगर आपको केवल एक सफल इंसान नहीं बनना है, एक सफल इंसान, बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट्स हैं जो असफल होकर के भी हम देखते हैं कि उन पर करप्शन चार्जेस, दुनिया भर की चीज़ें सामने आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सफल इंसान के साथ साथ एक बेहतर इंसान बनिए। एक बेहतर इंसान, एक अच्छा इंसान जो नैतिक मूल्यों का पालन करता होगा, जो अपने लोगों का सम्मान करना जानता होगा, वो उससे कहीं गुना और कहीं गुना अच्छा है कि जो केवल एक सफल इंसान बन के रह जाते हैं। तो जो नैतिकता है आप उसको पढ़िए। आजकल एथिक्स के पेपर में जो हम देखते हैं तो अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आपने जो पर्टिकुलर सिलेबस रट के गए हो आप वो नहीं कर पा रहे, तो आप उसकी एक प्रैक्टिस करिए। ढेर सारी जो उसमें हम देखते हैं कि जो भी कोट्स लिख सकते हैं हम उनको लिखिए, और स्पेशली टॉपर्स कॉपीज़ देखिए। श्रुति मैम हो, उनकी अगर हम देखते हैं 141 मार्क्स आए हैं या मेरे 126 मार्क्स आए हैं, तो आप मेरी पूरी कॉपियों में केवल एथिक्स की कॉपी ध्यान से देख सकते हैं, और बाकी सारे टॉपर्स कॉपीज़ देखिए। उससे आपको एक नया ट्रेंड पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स डालने हैं, किस तरीके से डायग्राम्स डालने हैं एथिक्स में, तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे के लिए आपने क्या था, निबंध लेखन के लिए? निबंध लेखन जो सबसे UPSC में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हिंदी मीडियम के लिए और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी मीडियम एस्से, ऑप्शनल और एथिक्स जैसे पेपरों में ही अच्छा कर पाते हैं हम हिंदी मीडियम। तो जो एस्से है इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, जो विचार आपके होंगे, वो आप में उनमें मौलिकता दिखनी चाहिए, क्योंकि एस्से कोई आप रट के नहीं लिख सकते हैं। UPSC जिस तरीके से अमूर्त विषयों पर निबंध पूछता है, तो वहाँ पर आपकी जो बौद्धिक क्षमता होगी, आपकी तर्कशील, जो तर्क करने की क्षमता होगी, जो सोचने की क्षमता होगी, वो बड़ी ज़रूरी है। तो आप किसी भी विषय को लीजिए, उस पर तर्क करिए, उस पर सोचिए, खुद के साथ 15-20 मिनट उन विषय के बारे में जितना ज्ञान है आपको उसका एक आउटलाइन लिख लीजिए, और उसके बाद इससे लिखना शुरू करिए। और बहुत ज़रूरी है कि आप उसके लिए कुछ उपन्यास पढ़िए हिंदी के। और जैसे मैं देखता हूँ कि जितने भी हिंदी साहित्य के उपन्यास हैं, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है लेकिन फिर भी हिंदी में मेरी बहुत रुचि रही है, तो जो आपके शब्द चयन है इससे में बहुत ज़रूरी होता है कि आपके जो शब्द आप लिखते हैं वो शब्द क्लिष्ट होने चाहिए, थोड़े अच्छे शब्द होने चाहिए। आप उनको गाँव की भाषा में वो शब्द नहीं लिखे जा सकते, तो आप उस तरीके से अपनी लैंग्वेज में अपने शब्दों को लेकर के और जो एक पैराग्राफ है उसको लेकर के सुधार करिए हिस्से में, और इससे बहुत ज़रूरी है हिंदी मीडियम के लिए। इंटरव्यू आपका किस बोर्ड में था? मेरा इंटरव्यू अनुराधा मैम के बोर्ड में था जी। कैसा था बोर्ड का व्यवहार, कैसा था? बोर्ड का व्यवहार तो बहुत अच्छा रहा। अनुराधा मैम बहुत अच्छे तरीके से ग्रीट करती हैं। लास्ट ईयर मेरा जिस बोर्ड में था उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था मेरा, लेकिन इस बार मैम ने जिस तरीके से अंदर घुसते ही तुरंत आदित्य आइए इस तरीके से ग्रीट किया, बहुत हैप्पीली ग्रीट किया, तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इस बार का इंटरव्यू पूरा मेरा बीता।
जी। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दर्शकों को आप ये थोड़ा सा बताइए कि वो जीएस के लिए क्या करें ऐसा, या करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? जीएस के लिए अगर आप प्रीलिम्स में देखते हैं तो आप उसके लिए स्टैटिक जो भी पोर्शन है उसको खूब अच्छे ढंग से करिए, ताकि अगर हम करंट के पीछे आपको बहुत परेशान नहीं होना है, आप केवल एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और जो जीएस है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं साइंस इन्वायरमेंट को लेकर के। तो इन 6 सब्जेक्ट को आप बहुत ध्यान से करिए, और इनके कोई भी जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री में हम देखते हैं स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है, तो इस तरीके से इन्वायरमेंट में देखते हैं तो दृष्टि की क्विक बुक है। तो इस तरीके से जो भी आपकी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं उनको आप फॉलो करिए, और एक ही किताब को अलग अलग मार्केट में आप अलग अलग स्टडी मटेरियल खोजने के बजाय एक ही स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़िए, ताकि वो आपको रट जाए। एनसीईआरटी आपने लिया था? एनसीईआरटी मैंने उतनी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जो कि वो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है यूपीएससी के पैटर्न को लेकर के, तो मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बार पढ़ी है। बाकी चीज़ों में मैंने स्टैंडर्ड्स बुक फॉलो की है। ज्योग्राफी के लिए कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे? ज्योग्राफी के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप एक काम करिए, आप उसमें सुदर्शन गुज्जर सर हैं, वो यूट्यूब पे उनके आपके मैपिंग के वीडियो मिल जाएंगे, आप उस मानचित्र को अच्छे ढंग से पढ़िए, वर्ल्ड मैप हो या इंडियन मैप हो, और इसके साथ में आप 11th की एनसीईआरटी को ही बार बार पढ़िए। जैसा कि मैंने कहा, आपको बार बार अलग अलग सोर्स नहीं बदलना है, आपको एक ही सोर्स को बार बार फॉलो करना है, ताकि आप बेहतर कर पाएँ। तो आप इसके लिए केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़ें। चलिए, ये तो था आपका यूपीएससी का सफ़र। ये कितने सालों की मेहनत थी? 2022 में मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी अपनी, दिसंबर में, तो लगभग 2023 से मैंने ये पूरा सफ़र शुरू किया था, और 2024 में पहला अटेम्प्ट दिया, 25 में दूसरा अटेम्प्ट दिया। तो इस तरीके से 2026 में लगभग 4 साल मैंने यूपीएससी की उस पूरे प्रोसेस में बिताए। 2020 में मेरा 12th हुआ था, और 2023 में मेरा ग्रेजुएशन। अच्छा, ये एक थोड़ा सा मैं इस पे चर्चा करना चाहूँगा कि दिल्ली या इलाहाबाद के कुछ कोचिंग संस्थान हैं, जिस कोचिंग संस्थान में बच्चा अगर एक दिन भी टेस्ट दिया हो, उसकी भी फ़ोटो ये लोग सफलता के बाद लगाते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ऐसा है कि कोचिंग के लिए अगर हम देखते हैं आजकल जो रूल्स आ गए हैं कि वो फ़ोटो बड़ी लगाएंगे, लेकिन उसके नीचे लिखेंगे ज़रूर कि मैंने क्या किया है। जैसे मैंने एक जो दृष्टि संस्थान है, मैंने वहाँ से कोचिंग ली है, मैं उनके फाउंडेशन का स्टूडेंट हूँ, तो वो लगा सकते हैं। उसके अतिरिक्त मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान से कुछ भी नहीं ज्वाइन किया है, लेकिन जो यूट्यूब पे आपको दिखते हैं मॉक इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है। अलग अलग कोचिंग हमें वो फ्री में अवेलेबल कराती हैं, तो हम अलग अलग कोचिंग में मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इस वजह से वो मॉक इंटरव्यू सारी कोचिंग अपलोड करती हैं। उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमने उस कोचिंग से पढ़ा हुआ है, हमने उनकी स्टडी मटेरियल यूज़ की है, हमने केवल और केवल उनका मॉक इंटरव्यू दिया होता है। तो मैंने केवल और केवल दृष्टि का मटेरियल यूज़ किया है। इसके साथ में मैंने कुछ और टीचर्स के मटेरियल ज़रूर यूज़ किए हैं, क्योंकि आप यूपीएससी में, आपको यूपीएससी क्वालीफाई कर रहे हैं, आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि आप केवल एक कोचिंग से पढ़ रहे हैं। आपको जिस भी कोचिंग का जो मटेरियल अच्छा है, आप उसको यूज़ करिए। जैसे विजन की पीटी 365 बहुत अच्छी है, तो उसको ये नहीं सोचना कि मैं दृष्टि का स्टूडेंट हूँ तो मैं दृष्टि की ही मैगजीन पढ़ूंगा। बिल्कुल ऐसा नहीं, क्योंकि आपको यूपीएससी निकालनी है, आपको दृष्टि में टॉप नहीं करना है। तो आप जितनी भी कोचिंग्स हैं, उनके जो भी स्टडी मटेरियल हैं, उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, और ये चीज़ों में मत पड़िए कि कोचिंग वाले क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। जैसे मेरा ये है कि मैं दृष्टि का स्टूडेंट हूँ, और मैं उन्होंने बहुत काम किया है, मैं उसके बाद अस्मिता में भी उनके शामिल रहा, और लेकिन हालाँकि मैंने और भी कोचिंग जैसे विजन की पीटी 365 मैंने बहुत अच्छे से यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें अनअकैडमी में भी जो हम देखते हैं कि सुदर्शन गुज्जर सर की मैपिंग सारी क्लासेस हम पढ़ते ही हैं उससे, और मधुकर कोटवे सर हैं, उनकी हमने रीजनिंग भी देखी। तो अलग अलग चीज़ों से मैंने काफ़ी जगहों से जो चीज़ जो अच्छा पढ़ाता है, जैसे अगर मैं इन्वायरमेंट देखूँ तो खान सर की कोचिंग में अभिषेक सर है, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग कोचिंग से मैंने अलग अलग चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन आपको ऐसा यूट्यूब पे दिखेगा नहीं कहीं, क्योंकि मैं दृष्टि का स्टूडेंट हूँ और मैं उन्हीं के साथ हूँ। उनका क्या, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनका इस साल रह गया, फिर से वो स्टार्ट करेंगे जर्नी? मैं उनको एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको खुद को सेल्फ डाउट नहीं करना है। लास्ट ईयर जब मेरा 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आया था, 1:56 पे मैं लाइब्रेरी में था और रिज़ल्ट आया, तो वो सारी चीज़ें जितने दिन से हम पूरी तरीके से बिखर चुके होते हैं, वो सारे सपने टूट चुके होते हैं। लेकिन मुझे याद है कि वापस 4 बजे 1:56 पे रिज़ल्ट आने के बाद 4 बजे मैं लाइब्रेरी में वापस चला गया था अपनी पढ़ाई करने, कि क्योंकि 22 अप्रैल के बाद 25 मई को आपका प्रीलिम्स होगा, और आपको समय नहीं मिलता है कि आप दुःख मना सकें। अगर आप दुःख मनाने जाएंगे तो आपको वापस फेल होंगे, और आपकी सारी जर्नी ख़त्म हो जाएगी। इससे बहुत ज़रूरी है आप खुद को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खुद को, अपने मन को समझाइए, और आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी। आप लगे रहेंगे तो आपकी किस्मत ज़रूर एक ना एक दिन साथ देगी ही देगी। आदित्य सिंह की 2 कमियाँ। कमियाँ, एक तो जो सबसे पहली कमी है कि मैं बहुत ही इमोशनल सा हूँ, तो उस वजह से अब ये चीज़ें होती हैं कि बार बार मैं लोगों की वजह से बहुत परेशान भी होता रहता हूँ। और दूसरी जो चीज़ है कि वो डिसिप्लिन, जैसे मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं पर डे दिन में पढ़ूंगा या रात में पढ़ूंगा। मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं कभी भी दिन में पढ़ लेता हूँ, कभी रात में पढ़ लेता हूँ, कोई भी मेरा एक स्टडी पैटर्न नहीं रहा है कि मैं सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाऊँगा, शाम के 9 बजे आऊँगा। मेरा ऐसा है कि मुझे दिन में केवल पढ़ना, खाना और जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो मेरा ऐसा टाइम घड़ी देख के कभी मैंने पढ़ाई नहीं की।
कि मैं एक टाइम बना लूँ, मैं 10 घंटे ही पढ़ूंगा, उसके बाद नहीं पढ़ूंगा। अगर मैं दिन में 15 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मैं 15 पढ़ूंगा। अगर वो दिन मेरा बिजी रहा और मैं 4 घंटे ही पढ़ पाया तो कोई बात नहीं। तो मेरा एक ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं रहा है। तो मैंने ये चीज़ एक मुझे लगती है कि ये भी एक कमी में ही आ सकता है। सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सफलता में इतने सारे लोगों का योगदान है कि उन्हें एक बार एक चीज़ में समेटना में समस्या है। लेकिन मेरे माता-पिता जिन्होंने बचपन से लेकर के आज तक मुझ पे भरोसा बनाए रखा, और मेरे पिताजी साथ में हैं, और मुझे याद है कि आज तक किसी भी चीज़ के लिए मतलब किसी भी जो भी हमने बचपन से मांगा होगा, आज तक किसी भी चीज़ के लिए पिताजी ने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं हो सकता है। जबकि पिताजी की नौकरी नहीं रही है और वो एक किसान परिवार से हैं, लेकिन फिर भी मैंने दृष्टि जैसे संस्थान में पढ़ा, और वो सारी चीज़ें क्योंकि जो एक बच्चा कर सकता था वो सारी चीज़ें जिस तरीके से मैनेज हुई होंगी, और आज तक हमें नहीं पता कि मतलब पापा कैसे मैनेज करते हैं, कभी हमसे वो समस्याएं डिस्कस नहीं हुई, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उनके साथ हूँ। मालूम है क्योंकि पिछली बार मैं इंटरव्यू कर रहा था तो सिस्टर आपकी कहाँ है, मुझे उन्होंने सब चीज़ें बताई थी कि क्या क्या कमियाँ हुई थी पढ़ाई में और भी बेहतर रिजल्ट आता। आप भावुक मत होइए क्योंकि मैं भी आपकी जैसा ही स्टूडेंट हूँ। जो चीज़ आप आज कर रहे हैं वो मेरे साथ 10 साल पहले हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे इतनी डीपली क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहूँगा आदित्य फिर से आप दीजिए और रैंक सुधार करके फिर वापस आइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं 2026 या 27 में वापस एक अटेम्प्ट देने वाला। जी। अभी आप मसूरी जाने की तैयारी कब कर रहे हैं? सितंबर में लगभग ट्रेनिंग शुरू होगी, तो मैं सितंबर में लगभग मसूरी जाऊँगा। देखिए बात करते करते माताजी जो है भावुक हो गई हैं। आज बेटा राजा बन के लौटा, क्या कहेंगे? क्या ये हमारे शिव गुरु की कृपा है और हमारे सब ये सब आप हाँ। लोगों के कर्मों का परिणाम है। ठीक है, ठीक है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि बाहर भी बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार कैमरा घुमा के देखिए, घर पे जश्न जैसा माहौल है। और पिताजी एक बार और जाते जाते कहूँगा कि बेटा ने आज आपका नाम रोशन किया है। ऐसे और भी हैं आपके, कहाँ गए वो? अभी थोड़ा सा बुलाइए, क्या कह रहे थे भैया? हाँ, मैं यही कह रहा था, ये मेरे मामा हैं और ये मेरे सबसे छोटे मौसा हैं। और वो सारी चीज़ें मैंने देखा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि जब मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, कि किसान परिवार से हूँ और पिताजी की नौकरी नहीं रही, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज हुई। तो जो बहुत सारे टॉपर्स आपने देखे होंगे जो टॉप करते हैं और फिर ये कहते हैं कि उनके रिलेटिव्स ने बहुत ताने उनको दिए होंगे, एक चीज़ें करी होंगी। तो मैंने सारे अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे सारे रिलेटिव्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे मामा की फैमिली मेरी दूसरी फैमिली जैसी है कि मैं सारा, मामी हो, नाना नानी हो, मेरे मामा जी अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं अभी, और मेरे नाना भी प्रिंसिपल रहे। तो वो हम देखते हैं बचपन से लेके इतना सारा सपोर्ट रहा है मामा का। और मैं 4 साल इलाहाबाद रहा, तो मामा के जो भैया लोग हैं मैं उन्हीं के साथ रहा हूँ 4 साल। तो वो सारी चीज़ें जब हम देखते हैं कि सिर्फ अगर मैं सफल हो रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरा ही संघर्ष रहा है, मेरे साथ मेरे पूरे परिवार और मेरे पूरे मामा का, मौसा का, सबने इतना सपोर्ट किया है उन सारी चीज़ों को लेकर के कि आज जब हुआ है। तो कहीं ना कहीं शैक्षणिक पृष्ठभूमि होने के नाते ये आदित्य सिंह की सफलता में आज देखिए पूरा इनके जितने भी परिजन हैं, नात बात रिश्तेदार हैं, सब शरीक हुए हैं। खुशियां हैं घर में। और आपकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो गंभीर हो जाइए, सतर्क रहिए और जो जी चीज़ें हैं टू द पॉइंट पढ़िए, जिसे भाई ने बताया है आप भी फॉलो करिए उस स्टेप को और आप भी उस सफलता के हकदार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।